जम्मू कश्मीर में नई एक्साइज पॉलिसी के ऊपर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां पर जो वेंड होल्डर्स हैं, ये भी आपको मैं बताऊं कि जब एक्साइज की बात करते हैं तो एक्साइज में लाइसेंसेस जो हैं अलग अलग तरह के हैं। होलसेल वेंड फॉरेन लिक्वर की उसका लाइसेंस अलग से है। फॉरेन लिक्वर की आप बाहर से मैन्युफैक्चर करके लाते हैं, आप ट्रेड करते हैं, होलसेल वाइल में ट्रेड करते हैं। रिटेल वेंड है आपकी फॉरेन लिक्वर की, बार है आपका होटल विद बैंक्वेट के साथ, रिटेल है, बार है, बैंक्वेट हॉल है। तो ये अलग अलग लाइसेंसेस है। लेकिन बवाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन लाइसेंसेस पर है जो लाइसेंसेस छोटे छोटे दुकानदारों को दिए गए हैं। आखिरकार बवाल किस बात पर है? बवाल इस बात पर है कि नई जो एक्साइज पॉलिसी आई है ये छोटे कारोबारी को ख़त्म करेगी। मैंने इस एक्साइज पॉलिसी को समझने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे वुकला हजरात जो एक्साइज के मामलात को डील करते हैं, मैंने उनसे भी बात की और मैंने इनसे पूछा कि क्या इस एक्साइज पॉलिसी के पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में जो कहा गया है, क्या ये पॉलिसी उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएगी? यानी सोशल कॉन्शियसनेस, शराब को लेकर, लिक्विड को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता कि जी ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्या इस पॉलिसी से लोगों में जागरूकता आएगी? क्या इस पॉलिसी की वजह से लोग शराब से दूर होंगे? क्या लोग शराब का कारोबार नहीं करना चाहेंगे, डिस्करेज होंगे? इस पॉलिसी के अंदर आखिरकार है क्या? विडंबना यह है, जहां एक तरफ सरकार खुद ये मानती है कि 1400 करोड़ के करीब करीब रेवेन्यू जो है सरकार को शराब के कारोबार से मिलता है, वहीं पर सरकार बार बार ये कहती है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग कम शराब पिएं, ना ही पिएं तो ज़्यादा बेहतर है। शराब ना पीने के लिए और शराब नुकसानदेह कैसे है, इस अवेयरनेस को लोगों के बीच में जगाने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं। ये बात सरकार बार बार कह रही है। और जब मैं एक्साइज पॉलिसी को देखता हूं तो एक्साइज पॉलिसी को मैंने पहले समझने की कोशिश की, आखिरकार पॉलिसी के अंदर क्या है। सबसे अहम बात जो इस पॉलिसी की है, नुक्ता नंबर 1, जिस नुक्ता नंबर 1 को आप यूं समझ लें ये क्रिटिक भी है और साथ में पॉलिसी के अंदर जो कमियां कमजोरियां हैं वो भी सरकार तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये कहा गया है कि बिडर 21 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए 100% ऑफ द बिड वैल्यू। मान लीजिए आप जब बिडिंग करने के लिए जाते हैं और एक दुकान की कीमत 15 लाख रुपया हो जाती है, तो 15 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए या 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरा ये भी कहा गया कि कन्विक्शन नहीं हुई होनी चाहिए, चार्जशीट नहीं हुआ होना चाहिए किसी भी मामले में आप जे.एंड.के एक्साइज एक्ट के तहत, या कोई ट्रायल किसी क्रिमिनल कोर्ट में किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस को लेकर वो ट्रायल भी किसी क्रिमिनल कोर्ट में नहीं होना चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट के आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा जे.एंड.के लिक्वर लाइसेंस और सेल रूल्स 1984 के तहत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी फॉल करने चाहिए। हरियाणा में और कुछ अन्य स्टेटों में 25 साल के बाद ही आप शराब खरीद सकते हैं या शराब पी सकते हैं। कई स्टेटों में 21 साल है, लेकिन कई स्टेटों में 25 साल है और कुछ स्टेटें जिनमें मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध है। अब सवाल यह है, अगर यही पॉलिसी मेकर्स जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस बाबू हैं, अगर इन्हें लगता है हमारे देश में एक राज्य में 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र के बाद आप शराब खरीद सकते हैं और शराब पी सकते हैं, तो एक यूनियन टेरिटरी में आकर यहां के बाबुओं को, जहां पर शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, वहां 21 साल की उम्र में आप एक नौजवान को यह कह रहे हैं कि आप शराब का कारोबार करिए। तो क्या आप शराब की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, शराब को और आम करना चाहते हैं, या आप शराब के कारोबार को मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में बंद करना चाहते हैं, डिस्करेज करना चाहते हैं? जब आप 21 साल की उम्र में का क्राइटेरिया रखते हैं तो साफ तौर पर आप एनकरेज करते हैं कि ठीक है जी, छोटी सी उम्र में आइए, हमसे शराब की एक वेंड लीजिए, बार का लाइसेंस लीजिए, बार के साथ होटल का बार का लाइसेंस लीजिए, शराब बेचिए, शराब लोगों को पिलाइए। यह मेरा क्रिटिक नहीं है, बल्कि चूंकि एक पॉलिसी का सबसे अहम कंपोनेंट आपने ये कहा है कि क्या नुकसानात हैं शराब के, अल्कोहलिक बेवरेजेस के। अब दूसरी तरफ जब सरकार से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए
और ये चूंकि सरकार की मंशा है कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा जॉब एवेन्यूज दिए जाएं, नौजवानों को प्राइवेट कारोबार जितना ज्यादा हम एनकरेज कर सकें प्राइवेट कारोबार करने के लिए उनको एनकरेज करें। तो अगर मकसद और मंशा ये है तो 21 साल की उम्र में शराब की वेंड किसी को देकर या शराब का लाइसेंस देना, ये कहां की अक्लमंदी है, ये कहां की सूझबूझ है? ये पहला सवाल है जिसका जवाब जाहिर सी बात है एक्साइज डिपार्टमेंट के पास जरूर होगा। मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कहता कि 21 साल का बच्चा कारोबार नहीं कर सकता, कारोबार कर सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है, लेकिन शराब का ही कारोबार क्यों? उसके बाद नंबर ऑफ लोकेशंस दैट कैन बी बिड फॉर। एक बिडर को ये कहा गया है कि वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और बिड फी सेपरेटली हर बिड के लिए दे सकता है। यानी अगर 223 या 224 जितनी भी शराब की वेंड्स हैं, उन वेंड्स के लिए आप हर वेंड के लिए बिड जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने आगे कहा कार्टेलाइजेशन और मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए, उस पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए बिडर को एक ही लोकेशन अलॉट की जाएगी। यह बड़ा मजेदार क्राइटेरिया है। मैं इस क्राइटेरिया को जब मैंने पढ़ा, मेरे दिमाग में फौरन यह आया कि क्या एक्साइज डिपार्टमेंट के पास ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि एक ही आदमी के पास 6-7 शराब के वेंड के लाइसेंसेस हैं? ये बड़ा ये इस चीज को मुझे लगता है एक्साइज डिपार्टमेंट को ध्यान से सुनना चाहिए। एक परिवार के पास 2 लाइसेंस हैं, 4 हैं, 6 हैं, लेकिन एक परिवार के एक सदस्य के पास एक ही लाइसेंस है। तो आपने इस नई पॉलिसी में क्या नया लाया? आपने इस नई पॉलिसी में भी यही कहा है कि एक लोकेशन पर एक बिडर को एक ही लाइसेंस मिलेगा, लेकिन आपने कतन यह नहीं कहा कि एक बिडर, एक परिवार में अगर 6 लोग हैं, वो 6 के 6 अलग अलग कारोबार कर रहे हैं, 6 के 6 लोग जो हैं वो अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, 6 के 6 जो हैं वो 6 अलग अलग कंपनियां रन कर रहे हैं। अब ये 6 के 6 लोग अगर बिडिंग करते हैं और बिड करके ये 6 की जगह आज अगर इनके पास 6 लाइसेंसेस है, 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं। अगर परिवार के लोग 16 हैं तो 16 परिवार के लोग इकट्ठे मिलके बिड भी कर सकते हैं और अलग अलग जगह पर अगर ई ऑक्शन में वो कामयाब होते हैं तो वो सारे लाइसेंसेस 1 साल के लिए उनके हो गए। आप इसको रोकेंगे कैसे? कोई कानूनी प्रावधान आपके पास रोकने का नहीं है। और क्योंकि आपने अपनी ही कंडीशंस में एक बात कही है, आपने कहा है कि क्या क्या कंडीशंस हैं आपको अगर बिडिंग करनी है, बिडिंग में पार्टिसिपेट करने की। आपने कहा कि 21 साल की उम्र होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए और साउंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, दुकान उसके पास होनी चाहिए, कन्विक्ट नहीं हुआ होना चाहिए, चार्जशीट नहीं हुआ होना चाहिए, और वो भी आपने साफ तौर पर कहा J&K एक्साइज एक्ट के तहत, और ना ही उसके खिलाफ कोई मुकदमा किसी क्रिमिनल कोर्ट में किसी नॉन अवेलेबल ऑफेंस के लिए होना चाहिए, ना उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद इंटॉक्सिकेंट्स की सेल के लिए उसको बार नहीं किया होना चाहिए। J&K में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूटी ऑफ चंडीगढ़ और हिमाचल किसी भी जगह बैन नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात ये नेबरिंग स्टेट्स हैं, इन नेबरिंग स्टेट्स को भी आपने जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ दिया है। उसके बाद मैं इसमें एक और चीज देखने की कोशिश कर रहा था बिड डॉक्यूमेंट के अंदर, कि क्या बिड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसी कंडीशन है जो कंडीशन ये कहती हो एक परिवार के लोग, एक फैमिली के लोग, एक से ज्यादा लाइसेंस उनके पास नहीं हो सकता। आपने कहा कि रिटेल लिक्विड वेंड्स का अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो किन किन को मिलेगा? इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, पार्टनरशिप फर्म को भी मिल सकता है, एक कंपनी को भी मिल सकता है, और एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी मिल सकता है। तो यहां पर कहां आपने बैन लगाया, कहां आपने कहा जी कि लिक्विड वेंड जो है वो एक परिवार के लोगों को नहीं मिलेगी? यहां मामला सालों से ये चलता आ रहा था, या जिसको लेकर लोगों ने इतना हू हल्ला किया हुआ था, वो हू हल्ला ये था कि जी आपने जो है एक ही परिवार के लोगों को 6, 7, 8 लाइसेंस बांटे हुए हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि आपने जो 7 लाइसेंस दिए, 8 लाइसेंस दिए, उससे क्या J&K एक्साइज डिपार्टमेंट को रेवेन्यू नहीं आया? अरबों रुपए का रेवेन्यू जो J&K एक्साइज डिपार्टमेंट ने वहां से कमाया है। और हैरानगी की बात तो यह कि जब मैं नेबरिंग स्टेट्स की एक्साइज पॉलिसीज देख रहा था, हिमाचल की एक्साइज पॉलिसी, चंडीगढ़ यूटी की एक्साइज पॉलिसी, पंजाब की एक्साइज पॉलिसी, चंडीगढ़ यूटी में की एक्साइज पॉलिसी पर और ये बाकी स्टेट्स की एक्साइज पॉलिसी पर जब आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको वहां पर एक मैक्सिमम बार रखा गया है कि जी आप कम से कम 10 वेंट्स आपको अलॉट की जा सकती है, 10 से ज्यादा आपको अलॉट नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर जाहिर सी बात है उस एक्साइज पॉलिसी की मंशा भी सेम है। यही मंशा है
कि जी शराब के कारोबार को क्या कहते हैं, हमने प्रोत्साहन नहीं देना, शराब के कारोबार को हमने रोकना है। कोशिश ये करनी है कि लोग नशे से दूर रहें, दुकानों पर शराब जाए जरूर लेकिन बिके नहीं, ये एक्साइज डिपार्टमेंट का मोटिव है। तो लेकिन दूसरी तरफ से जो बेचारा बिडर है उसको है कि जी आपको इतनी शराब बेचनी है। पहले ये कोई जो एक्साइज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पहले कोई टारगेट सेट नहीं था। यहां अब आपने टारगेट सेट कर दिया। आपने कहा 2,35,66,100 रुपए की शराब आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 19 में बेचनी ही बेचनी है, इतना पैसा आपने हमको देना है। तो जब आप टारगेट सेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, आप जैसे तैसे करके 2,35,66,100 रुपए की शराब आपको बेचनी है, यह पैसा आपने हमको कहीं से भी देना है। ठीक है, जब आपने ये कहा तो क्या ये शराब को एनकरेज करना है या ये शराब की बिक्री को डिस्करेज करना है? इस पर विचार करना होगा एक्साइज डिपार्टमेंट को, सोचना होगा एक्साइज डिपार्टमेंट को कि पॉलिसी की मंशा क्या है, मकसद क्या है और कहा क्या जा रहा है। उसके बाद 25,000 रुपया आपने जो है पार्टिसिपेशन फीस देनी है ऑनलाइन पोर्टल के जरिए। यह जानकारी भी अब आ रही है कि 10 तारीख तक या उसके बाद या उससे थोड़ी देर पहले ऑनलाइन पोर्टल पर ई ऑक्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ई बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अर्नेस्ट मनी कहा गया कि मिनिमम 5 लाख रुपए से आपकी बिड शुरू होगी। 5,25,000 रुपए आपने देना है, जिसमें से 5 लाख आपका अर्नेस्ट मनी है और 25,000 रुपया जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन या पार्टिसिपेशन के लिए फी पे करनी है। अच्छा, उसके बाद रिजर्व प्राइस है। द मिनिमम रिजर्व प्राइस फॉर ईच इवेंट शैल बी, मिनिमम रिजर्व प्राइस 5 लाख रुपया है। अच्छा, उसके बाद लोकेशन आपको खुद ढूंढनी है। बिड अमाउंट यानी जितना बिड हुआ उस अमाउंट को 50% जो है वो आपको 2 दिन के अंदर अंदर बिड की फाइनलाइजेशन के बाद जो है वो 50% दे देना है और अगले 7 दिन में आपको बाकी 50% भी देकर 100% बिड अमाउंट जमा कराना है। मान लीजिए बिड अमाउंट चला गया 50 लाख, तो आपको 25 लाख उसी समय देना है और बाकी 25 लाख अगले 7 दिन में देना है। ठीक है, अगर फिर यह कहा गया कि मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है और आप वो बिड अमाउंट ला नहीं सके, तो जो बिड का अमाउंट है वो फोरफिट हो जाएगा। उस केस में जो हाईएस्ट बिडर है, लायबिलिटी उसकी जो है, जो अर्नेस्ट मनी उसने दिया है वहीं तक नहीं होगी, एक लोकेशन तक, बल्कि अगर किसी दूसरी जगह भी उसने बिडिंग में पार्टिसिपेट करा हुआ है, वहां पर अगर उसका अर्नेस्ट मनी पड़ा हुआ है, वो अर्नेस्ट मनी उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा और जो डिपॉजिट अर्नेस्ट मनी के तौर पर या सिक्योरिटी के तौर पर वहां पर दिया गया है वो फोरफिट हो जाएगा। अब जरा हिसाब लगाइए, यहां आप सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं, यहां आप अर्नेस्ट मनी की बात भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं दूसरी लोकेशन पर भी। अब ये समझा जा सकता है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आदमी 10 जगह बिड कर रहा है, बिड करने के लिए उसने 25,000 रुपया भी भरा और 5 लाख रुपया बिड के अमाउंट भी भरा, उसके बाद वो एक जगह जाकर कामयाब हो गया। जिस जगह वो कामयाब हो गया आपने कहा उस जगह पर उसके पास पैसे नहीं है उस बिड अमाउंट को पे करने के लिए, तो आपने ये कहा वो जगह तो उसके हाथ से गई ही गई, लेकिन अगर दूसरी किसी जगह भी उसने बिड अमाउंट भरा हुआ है, अर्नेस्ट मनी भरा हुआ है, तो वो अर्नेस्ट मनी भी उसका वहां से फोरफिट हो जाएगा। अब जरा इसको कानूनी तौर पर समझने की कोशिश कीजिए। क्या कल ये आदमी कोर्ट में जाकर इस सारे मामले को लिटिगेशन में नहीं डालेगा कि जनाब एक जगह जहां मैंने बिड किया था वहां मैं पैसा पे नहीं कर सका, या मेरे पास पैसे नहीं थे, या मैंने थोड़ा और वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट से मांगा था, इन्होंने मुझे वक्त नहीं दिया, वक्त न देने की वजह से जनाब इन्होंने क्या किया कि मेरा बाकी अमाउंट जो कानूनन ये बनता था कि इन्हें मुझे सारा पैसा ये वापस करना था, अर्नेस्ट मनी वापस करना था, रजिस्ट्रेशन का पैसा निकालकर ये पैसा भी ये मेरा ले गए, तो ये सारा मामला आपको नहीं लगता लिटिगेशन में चला जाएगा? यानी जिस जगह के लिए मैंने अप्लाई ही नहीं किया और आपने अपने कानूनी प्रावधानों में खुद मुझे बार करके रखा है, वो बार कैसे किया हुआ है? आप अपने कानूनी प्रावधान में खुद ये कहते हैं कि जनाब अगर एक जगह आपको आप H1 हैं, एक लोकेशन पर आप H1 हैं और आपको वो लोकेशन मिल गई, तो फिर आप खुद कहते हैं कि इन केस ही शी बिड्स एट अनदर लोकेशन आफ्टर बीइंग H1 एट लोकेशन वेयर बिडिंग हैज क्लोज्ड, अगर वो किसी दूसरी लोकेशन के लिए बिड करता है, यानी एक जगह आपने बिड जीत ली, वहां पर आप क्या कहते हैं मालिक हो गए, वहां का पैसा अब आपको भरना है, तो आप खुद मुझे कहते हैं कि his her EMD at all other locations except the first location where his highest bidder shall be forfeited। अब आपने मुझे पहले ही कहा कि क्लोजिंग के टाइम में एक लोकेशन पर अगर मुझे बिड मिलती है, ठीक है,
she in his her own interest is advised not to bid for other locations subsequently. बाकी लोकेशंस के लिए आप बिडिंग नहीं करेंगे। एक तरफ से आप मुझे बाकी लोकेशंस पर बिड करने से बाहर कर रहे हैं कि जी बाकी लोकेशन पर आप बिडिंग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से आप मुझे ये कह रहे हैं कि जनाब अगर एक जगह आपकी बिड निकल गई तो दूसरी जगह पर भी अगर आपने बिडिंग की तो आपका सारे आपका जो ये आपकी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बाकी लोकेशंस पर एक्सेप्ट द फर्स्ट लोकेशन जहां पर आप हाईएस्ट बिडर हैं फोरफीट हो जाएगी। यानी साफ तौर पर जरा ध्यान से इसको समझिएगा कि आपने बिड मनी पे करना है और बिड मनी के लिए आपने कंडीशन लगा दी। आपने कहा जी ये कंडीशन है। दूसरी तरफ से आप मुझे ये कहते हैं कि जनाब अगर आप एक जगह H1 है, आपने बिड जीत ली है, ठीक है, आपको खुद बाकी जगह में बिडिंग से बाहर होना है। तो जब मैं बाकी जगह पर बिडिंग से बाहर हो गया तो मेरा बिड अमाउंट अब फोरफीट किस कानून के तहत करेंगे? मैंने तो यानी ये ऐसे हो गया कि मैंने एक गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मुझे एक गेम में पार्टिसिपेट करने से आपने बाहर कर दिया कि जी फलानी जगह आप गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और उसके बाद मैं जिस एक जगह से जीत गया उस जगह पर मैं पैसा पे नहीं कर सका, आपने मेरे बाकी जगह पर पैसे सारे के सारे ले लिए और बिना मुझे वहां पर बिना मुझे बिडिंग में पार्टिसिपेट करने देने। ये बड़ा कंफ्यूजिंग और मुझे लगता है ऐसे पॉइंट्स इसके अंदर निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कल अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज होता है, बहुत सारी चीजें जो है वो वकील साहिबान पूछेंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो जुडिशरी पूछ सकती है। उसके बाद मिनिमम गारंटी रेवेन्यू, जब आप मिनिमम गारंटी रेवेन्यू की बात करते हैं और आप कहते हैं 2 करोड़ इतने लाख रुपए आपने जी हमें साल के अंदर अंदर देना है, और फिर आगे ये भी कहते हैं कि हर महीने इसमें से एक जो आपकी किस्त बनेगी वो किस्त आपको पे करते रहना है। ये बात आपने मुझे कह दी, आप ये कहते हैं। उसके बाद आप आगे कहते हैं जो MGR महीने की शुरुआत में आप हमें देते हैं, ठीक है, और ये MGR भी आपको क्या करना है, हर महीने की शुरुआत में पे करना है। कोई भी ड्यूटी फी ओवर एंड अबव MGR शैल आल्सो बी रिमिटेड इन एडवांस, एडवांस में ये सारा पैसा आप मुझसे ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी कहते हैं हर लाइसेंसी को मिनिमम गारंटीड कोटा जो जेके स्पेशल देसी विस्की का है, हर वेंड के अगेंस्ट जो लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे आपकी वेंड है वार्ड नंबर 19 में 1,10,300, ये आपने कहा इतनी शराब की बोतलें हमसे ही आपने उठानी है, कहीं आपसे उठा ही नहीं सकते। तो क्या आपको नहीं लगता कि बजाय शराब की कंजम्पशन को कम करने के आप इस मिनिमम गारंटीड प्राइस के जरिए और दूसरा जो ये आपने स्पेशल विस्की पर शॉप का ये जो कोटा बनाया, इस कोटे के जरिए आप कोशिश क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आप लोगों को कहते कम से कम 1,10,000 बोतलें शराब तो पीनी है आपने, बाकी आप पिए नहीं पिए, इतनी शराब आपको पीनी है। और कोशिश अगर सरकार की है कि शराब पे प्रतिबंध लगे, शराब लोग कम पिए, तो फिर होना क्या चाहिए? फिर मिनिमम गारंटीड प्राइस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको क्या मालूम शराब कितनी बिकेगी। और दूसरी तरफ से जब आप लोगों के बीच में जागरूकता अभियान करेंगे, लोगों को कोशिश करेंगे कि वो शराब के नशे से दूर रहें, शराब कम पिए, तो होगा क्या? मिनिमम गारंटीड प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परसेप्शन में एक्साइज डिपार्टमेंट के ये है कि शराब की बिक्री कम नहीं होनी चाहिए। 2 करोड़ 30 लाख के करीब शराब इस जगह तो बिकनी ही चाहिए, चाहे जैसे मर्जी वैसे बेचो। तो ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि एक तरफ आप पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स कुछ बता रहे हैं और जब हम पॉलिसी के अंदर चले जाते हैं तो वहां कहीं नजर नहीं आता कि आप शराब की रोकथाम कर रहे हैं। अच्छा, अगर उसके बाद आप ये भी कहते हैं कि अगर आप MGR डिपॉजिट नहीं करा पाते हैं महीने की जो ड्यू डेट है, तो एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर को यह कहा गया है कि नोटिस दिए बगैर, विदाउट एनी नोटिस, आपने सिर्फ DEC एग्जीक्यूटिव को इंटीमेट करना है, एक्साइज कमिश्नर को इंटीमेट करना है और आपने वेंड को बंद कर देना है, ठीक है। और तभी जाकर आपकी वेंड खुलेगी जब आप इंस्टॉलमेंट दे देंगे, ठीक है। और वो भी 7 दिन के अंदर अंदर आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो आपकी वेंड बंद होगी। अगर इंस्टॉलमेंट आप 7 दिनों में डिपॉजिट नहीं करते तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, ठीक है। और जो आपने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दिया हुआ वो आपका फोरफीट हो गया, ठीक है। अब ये तो आपने कह दिया, लेकिन आगे आप ये नहीं कह रहे कि MGR का क्या होगा। MGR, उसके बाद आप ये कहते किसी भी एग्जिजेंसी के लिए अगर किसी अलॉटेड वेंड के नॉन ऑपरेशन को लेकर एक्साइज कमिश्नर को आपने ये कहा, ये ताकत अब आपके पास है, जो मर्जी वो कर लीजिए। कैसे करेंगे आप? एक वेंड को आपने ई ऑक्शन के जरिए ऑक्शन करके किसी को दे दिया,
उसके बाद वो आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट की जो आपने कंडीशंस रखी थी उनको फुलफिल नहीं कर पाया, उसके बाद आपने इसकी वेंट बंद कर दी, उसके बाद आपने एक्साइज कमिश्नर को कहा जो मर्जी करिए, जो मर्जी अब आपकी आती है वो करिए। इज इट पॉसिबल? क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको दोबारा ऑक्शन करना पड़ेगा, दोबारा उस वेंट का ई ऑक्शन करना पड़ेगा, और वो भी आपको इस डॉक्यूमेंट में लिखना चाहिए था, वो आपने डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने एक और चीज कही कि लोकल्स अगर ऑब्जेक्शन करते हैं, वेंट आपकी जो है कोर्ट ऑर्डर के जरिए, इन केस वेंट इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट ऑन अकाउंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, लोगों ने ऑब्जेक्शन कर ली, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने ऑब्जेक्शन कर ली, या कोई और मामला हो गया, तो आप वेंट होल्डर को ये कहते हैं कि आप जाइए ढूंढिए कोई और जगह, ठीक है, 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन इन 30 दिनों में आप ड्यूटी और फी जो MGQ के तहत है, वो आपको जो टाइम आपको दिया गया उसका भी आपको बंद होने के 3 दिन के अंदर अंदर वो भी आपको पे करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो लाइसेंस आपका कैंसिल हो गया, जिस दिन से आपका बिजनेस बंद हो गया है, कोई कंपेंसेशन, कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो आपने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू उस महीने का लाइसेंस फी, ड्यूटीज या कुछ भी दी होंगी, वो गवर्नमेंट के खाते में उस क्लोजर के वजह से चली जाएंगी। अच्छा, अगर लोकेशन ऑक्शन नहीं होती, अलॉट नहीं होती, सेम शैल बी पुट टू ऑक्शन अगेन। ये कंफ्यूजिंग है कि आप अगर उस लोकेशन को ऑक्शन नहीं कर पाते, अलॉट नहीं कर पाते, अलॉट कैसे करेंगे? जब आपने कानून बना दिए सब कुछ ये ऑक्शन से होगा, बीच में आपकी एक इवेंट क्लोज हो गई, उसका दोबारा आपको ई ऑक्शन कराना है। ई ऑक्शन में ये सारी प्रक्रिया आपको दोबारा से करनी है और दोबारा से उसकी अलॉटमेंट करनी है। ये इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, बिकॉज देयर इज नो वे आउट इन दिस पॉलिसी। अच्छा, उसके बाद यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने कही, एक आदमी ने वेंड आपसे ले ली, दुकान उसकी अपनी है, दुकान जब उसने खोली वहां कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोई हंगामा हो गया, लोगों ने वहां पर हंगामा कर दिया। एक आदमी जब अपनी दुकान खोलता है, दुकान खोलने का मतलब क्या है? वो दुकान जो है कुछ कमाने के लिए खोलता है, रोजी रोटी चलाने के लिए खोलता है। आपने शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, आप शराब को इविल नहीं कह रहे हो, यहां पर आप जुबानी इविल कहते हो, लेकिन आपने शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया। आप बेचना चाहते हो, आपको रेवेन्यू चाहिए, ध्यान से समझिए। आप अगर रेवेन्यू आपको चाहिए तो आप एक आदमी को यह कह रहे हैं कि चूंकि आप दुकान खोल नहीं सके, हालात वहां पर खराब थे, ठीक है जी, तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी, और जो पैसा आपने भरा वो सब कुछ हम ले लेंगे, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। आप जरा सोचिए, इस स्थिति में एक आदमी मानसिक तौर पर क्या करेगा? मतलब एक आदमी को आपने कह दिया कि भाई आप दुकान खोल लीजिए, लेकिन अगर हालात ठीक नहीं होंगे तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी। जबकि आप दूसरी तरफ हालांकि इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात भी आपको सुननी होगी और ये भी बड़ी अहम है। टोल प्लाजा को लेकर साफ तौर पर टोल के कानून में यह कह दिया गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अगर सरकार इजाजत देती है, कोई यूनियन टेरिटरी की सरकार इजाजत देती है कि आप फलां जगह पर अपना टोल प्लाजा लगाएं, और अगर टोल प्लाजा उस लोकेशन पर ऑपरेशनल नहीं हो पाता, उसकी जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नहीं है। वहां कानूनी तौर पर बिड डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, यह जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत को जो है कंपेंसेट करना पड़ेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। किस चीज के लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा? कि जी आपके इलाके में जिस लोकेशन पर आपने हमको कहा था कि यहां पर आप टोल प्लाजा खोल सकते हैं, वहां लोग आ गए, हंगामा किया, टोल प्लाजा को हमें चलाने नहीं दिया, अब आप हमें कंपेंसेट कीजिए, क्योंकि जगह का तयन आपने किया था। तो इसी तरीके से जब आपने वेंड के लिए किसी जगह इजाजत दे दी, आपने कहा ये वेंड है, इस जगह आपको दुकान खोलने की इजाजत दे दी गई है, वेंड के खोलने की इजाजत देने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि जिस बेचारे ने वो पैसा खर्च किया, मिनिमम गारंटीड प्राइस, वो महीने की किस्त आपको दे दी, उसने बिड मनी दे दिया, बिड मनी 15 लाख है, 5 लाख है, 5.5 है, 6 है, 7 लाख है, ये सारे पैसे देने के बाद 25-30 लाख 40 लाख रुपया खर्च करने के बाद उसकी दुकान भी नहीं चली, 40 लाख रुपया भी आप लेकर चले गए, और उसके बाद उसकी दुकान का आपने ऑक्शन भी कराया। क्या आपको नहीं लगता कि वो भी कोर्ट में जाएगा और आपका ये मामला सारा लिटिगेशन में चला जाएगा? अब थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। वेरिफिकेशन को लेकर कहा गया है, वेंट्स को लेकर, बॉटलिंग प्लांट, ये जाहिर सी बात है ये पुरानी पॉलिसीज का भी हिस्सा थे, इसलिए मुझे लगता है कि इन पर ज़्यादा बात न करते हुए थोड़े से कुछ और चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मोड ऑफ अलॉटमेंट ई ऑक्शन के जरिए मैंने आपको कहा 10 अप्रैल के बाद वो सिलसिला शुरू हो जाएगा।
लोकेशन ऑफ लिक्विड वेंट्स को लेकर आपने साफ तौर पर कहा है कहां वेंट्स होंगी। इसमें आपने कहा द लाइसेंस फॉर रिटेल वेंट शैल बी ग्रांटेड एट द लोकेशन स्पेसिफाइड इन एनेक्सर 8 टू दिस डॉक्यूमेंट। आप जानते हैं कि कौन सी इवेंट किस लोकेशन के ऊपर है। आपने कहा कि इवेंट्स जिस लोकेशन, आप इस डॉक्यूमेंट के तहत कह नहीं रहे कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं जिधर हैं उधर ही चलने दो। अच्छा, उसके बाद कितनी लोकेशंस के लिए आप वेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? साफ तौर पर आपने यह कहा एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर एनी नंबर ऑफ लोकेशंस। इंडिविजुअल जितनी लोकेशंस के लिए चाहे अप्लाई कर सकता है। इंडिविजुअल, इसको समझिएगा, आजकल किसी भी परिवार में इंडिविजुअल का कोई कंसेप्ट नहीं है। आजकल हर परिवार में हर आदमी इंडिविजुअल है। आप जम्मू के किसी भी घर में चले जाइए, कश्मीर के किसी भी घर में चले जाइए, 6 लोग अगर घर में हैं वो 6 इंडिविजुअल हैं। आप अपने परिवार में भी चाहते हैं कि आपकी जो बहू है वो भी मुलाजिम हो। आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कोई घर का आदमी जो है बेकार घर पे बैठा ना हो। सुबह घर में आपको बुजुर्ग मिलते हैं, बाकी जवान सारे आज आपको कोई ना कोई कारोबार करते हुए मिलते हैं। तो आप एक परिवार के 6 लोगों को, 7 लोगों को, 8 लोगों को, 12 लोगों को, 16 लोगों को, 18 लोगों को वेंट जो है लेने से कैसे रोक सकते हैं? उनके पास बिड मनी है, वो बिड मनी लेकर आएंगे, बिड मनी पे करेंगे, दुकान लेकर चले जाएंगे। और उसके बाद जो प्रावधान आपने बनाए हैं वो प्रावधान इस तरीके के हैं इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर, जिससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है आप ये कह रहे हैं हमें नहीं पता आप कैसे करेंगे, आपको हमें 2,35,66,100 रुपया देना है, 2,30,81,700 रुपए देने हैं, ये आपने किसी भी तरीके से हमको देने हैं। आपको अगर हमने कह दिया 1,34,100 बोतल शराब आपको जो है हमारी वार्ड नंबर 69 में उठानी है, तो आपको उठानी है। अब ये शराब के कारोबार को कम करने का काम कर रहे हैं आप, या आप शराब के कारोबार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद ई ऑक्शन में आपने ये भी कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने कह दिया कि क्या क्या होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने मांगा है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने मांगा है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा है, पार्टनरशिप डीड मांगी है, साउंड हेल्थ होनी चाहिए। तो ये वो तमाम चीजें थी जो एक्साइज पॉलिसी को लेकर मुझे लगा कि ये वो सारे इश्यूज हैं जो इश्यूज कल क्रॉप अप हो सकते हैं जिस समय इस एक्साइज पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल किया जाएगा। हालांकि 1 अप्रैल से ये ऑपरेशनल हो चुकी है, लेकिन चूंकि ई ऑक्शन नहीं हुआ और 1 महीने की मियाद मिली है उन तमाम लोगों को जिनके पास वेंट्स हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना इंतजाम कर लें, और इसी 1 महीने के अंदर अंदर ई ऑक्शन के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर एक लिंक ओपन होगा, वहां पर जाकर आपने ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। पॉलिसी जब भी कोई नई आती है उसमें इनपुट अक्सर और बेशतर आम लोगों से लिया जाता है। काश सरकारें ये समझती कि आम लोगों से इनपुट लेना और जो लोग इस कारोबार से सालों से जुड़े हुए हैं उनसे इनपुट लेना कितना जरूरी है, तो शायद आज सड़कों पर वो बवाल नजर नहीं आता जो जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है।